यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखो, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत सिंपल है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कैंडिडेट्स इसको अपने आप डिफिकल्ट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो करने होते हैं, मतलब फॉलो करने होते हैं इन द यूपीएससी, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग कॉलेज डेज और स्कूल डेज एक्सेट्रा। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। पहला डूज एंड डोंट्स तो ये है कि मल्टीपल सोर्सेज आपको नहीं पढ़ने, पहला डोंट। दूसरा डू ये है कि आपको रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, और इस प्रिपरेशन में आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो आती है रीडिंग से, या आपने सिलेबस कवर कर लिया, क्लासेस में कवर कर लिया, या आपने सेल्फ स्टडी की होगी वहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, सेकेंड है रिवीजन, क्लास को आपने उसी दिन रिवाइज किया, जो आप सेल्फ स्टडी में आपने टारगेट्स लिए थे उसको रिवाइज कर लिया। और थर्ड है प्रैक्टिस, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज ऐसी है कि जितने ज़्यादा लगाओ उतने कम है, जितने ज़्यादा लगाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कि कितना लगाएं। तो यानी 40 टेस्ट मोर देन इनफ रहते हैं फॉर प्रीलिम्स, और 20 से 30 के बीच में मोर देन इनफ रहते हैं फॉर मेंस। ठीक है, इतनी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, मेंस भी क्लियर होगा। और देखो, जो फर्स्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस, दैट इज रीडिंग, वो आप सभी कर चुके हो। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का वो प्रैक्टिस ही है, टेस्ट ही है, सबसे इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये तीनों चीज़ें आपकी करा देती है, रीडिंग भी, रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी। कैसे? आपको टारगेट मिला कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ के आने हैं, आपने उसको रिवाइज कर लिया, हो गया ना। अब टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है, आपको पूरे साल का एक तरह से शेड्यूल मिल गया, स्टडी टारगेट्स मिल गए, हर हफ्ते के लिए आपको टारगेट्स मिल गए कि आपको हर हफ्ते ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। माइंड में क्लैरिटी आ गई ना। अब ये कंफ्यूजन नहीं है कि यार 1 महीने में पॉलिटी खत्म करनी है, 1 महीने में इकोनॉमी खत्म करनी है, 2 महीने में ऑप्शन खत्म करना है, लेकिन कैंडिडेट कंप्लीट कर नहीं पाता, फिर स्ट्रेस आता है दिमाग में, फिर नए प्लान्स बनाता है वो। अब आपको ये समस्या नहीं है, आपको स्टडी टाइम शेड्यूल मिल गया, प्लस में सोर्सेज भी मिल गए कि यहाँ से ये चीज़ पढ़ के आनी है। ठीक है, समझ आई। सेकंड है प्रैक्टिस, आपने जो पढ़ा उसको आपने टेस्ट कर लिया इन दी टेस्ट। और अच्छी बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस का सेम सिलेबस है, तो प्रीलिम्स की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेंस की भी। तो टेस्ट बच्चों को लगाने नहीं आते कि कैसे लगाने हैं। हर टॉपर आपको कहेगा कि टेस्ट लगाओ, हर टीचर आपको ये कहेगा टेस्ट लगाओ, आपके जो सीनियर्स है वो भी यही कहेंगे टेस्ट लगाओ। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि टेस्ट से बेस्ट कैसे निकालें। तो वही हम सीखेंगे कि टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप कैसे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया रिवीजन हो गई, दूसरा आपने प्रैक्टिस कर ली कि कितना आपने माइंड में रिटेन कर पा रहे हो और कितना आप जो है एग्जाम में जो है उस जो इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में रिटेन्ड है उससे आप कितने क्वेश्चन जो है आंसर कर पा रहे हो प्रीलिम्स में, और कितने क्वेश्चन जो आप मेंस में आंसर कर पा रहे हो, है ना। लेकिन टेस्ट सीरीज इससे भी बियॉन्ड है। जैसे कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसी एक्सप्लेनेशन से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। यानी जो हमारी फर्स्ट कंपोनेंट था प्रिपरेशन का, दैट इज रीडिंग, वो भी टेस्ट सीरीज से कवर हो रहा है, रिवीजन भी हो रही है और प्रैक्टिस तो हो ही रही है। ठीक है, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज हेल्प की, कई बार हमें चीज़ों का पता होता है लेकिन क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते सही से, एग्जामिनर के इंटेंट पे नहीं जा पाते कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है आपसे, मिस इंटरप्रेट करते हैं या रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं,
जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आप बारी बारी टेस्ट लगाओगे देन यू विल एबल टू नो कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, उससे जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर में, बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, और उनको लगता है कि जो 60 करके आए हैं हमें अच्छे से आते थे और 60 की 60 ठीक होंगे, लेकिन जब वो घर जाके मिलाते हैं तो उनको पता चलता है कि 50 या 45 भी ठीक हुए। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, वो जो सटल नुआंसेस होती हैं क्वेश्चन में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सटल एग्जामिनर की इंटेंट को पहचान नहीं पाते कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। ठीक है, मेंस का देखो, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे अप्रोच करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपका टेस्ट की डेट है उसी दिन आपको टेस्ट लिखना है। अगर संडे को टेस्ट है तो मंडे नहीं करना, वेडनेसडे को टेस्ट है तो थर्सडे नहीं करना। ठीक है, दो सिनेरियो हो सकते हैं कि इधर यू हैव कंप्लीटेड द टारगेट्स, जो आपको सिलेबस दिया गया था आपने कंप्लीट कर लिया और प्रीलिम्स का टेस्ट लिख दिया और मेंस का टेस्ट भी लिख दिया, चलो तो वेल एंड गुड है। सेकंड सिनेरियो जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है या हो सकता है, ठीक है, वो होता है कि आपने टारगेट्स आधे अधूरे कंप्लीट किए, हाफ कंप्लीट हुए, आपके सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ। तो उसमें कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं कि वो कहेंगे कि चलो टेस्ट जो है संडे की जगह ट्यूसडे को लिख लेंगे, 2 दिन और ले लेते हैं और जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको मान लीजिए 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 60% सिलेबस के हिसाब से टेस्ट लिख देना, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, अब जैसे मान लो आज आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, आपने उसके हिसाब से प्रीलिम्स लिख दिया, अभी वेडनेसडे को सेम सिलेबस है मेंस का, ठीक है, तो बाकी 30% अगले 2 दिनों में कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ आई? अगर मान लो कि मेंस तक भी आप सिर्फ 20% ही कवर पाए, 10% रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट राउंड आएगा टेस्ट सीरीज का तब कवर अप कर लेना, क्योंकि हमने फाइनल एग्जाम देना है यूपीएससी का, उसके मार्क्स मैटर करते हैं, टेस्ट सीरीज के मार्क्स मैटर नहीं करते। टेस्ट सीरीज से मैटर क्या करती है? लर्निंग्स, कि आप सीख क्या रहे हो, ताकि मिस्टेक्स यहाँ पे कर लो आप, फाइनल एग्जामिनेशन में ना करो। ठीक है, यहाँ पे तुमने 60-70% सिलेबस का एग्जाम्पल लिया, अगर आपको 30% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है या 20% भी हुआ है तब भी दे देना, क्योंकि आप आई थिंक सभी एक रीडिंग तो सिलेबस की सारी ले चुके हो, समझ चुके हो, तो यू हैव द कंटेंट इन योर माइंड टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, समझ आई? क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो है प्रीलिम्स में आपने जैसे मान लीजिए 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 60 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाए, तो 60 कर लेना, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से पेपर सबमिट कर देना। उसमें देखना कि एक्यूरेसी कितनी आई। आपकी एक्यूरेसी 70% से अबव होनी चाहिए बस, 60 में से यानी 42 से ज़्यादा अगर आपके सही हो रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, मिनिमम 70 है, कोशिश करो 80 आए, 90 आए, 100 आए, अचीव करने की कोशिश करो। अब जो बाकी 40 क्वेश्चन रह गए उसको क्या करोगे आप? टेस्ट सबमिट करने के बाद अटेम्प्ट करोगे तुरंत, टेक मोर 15 मिनट्स 20 मिनट्स और उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर आंसर से मिलाओ कि इस 40 क्वेश्चन में कितने ठीक हुए। आपका स्कोर तो यहां से आएगा, बट यहां से आपको पता चल जाएगा कि यहां से मुझे 10 मार्क्स और अचीव हो जाते अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, या 20 मार्क्स मुझे और अचीव हो जाते अगर मैं ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता। ठीक है,
तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड इवेंचुअली आप एग्जामिनेशन में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, 100 के 100। ठीक है, समझ आई? क्योंकि ये क्वेश्चन जो 40 हैं ये आपके लिए अननोन क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप अटेम्प्ट करना सीख जाओगे कि अननोन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पर भी राइट आंसर को कैसे लेके आना है। क्योंकि प्रीलिम्स की ब्यूटी क्या है कि आंसर आपके सामने है, मेंस में क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर आपके सामने नहीं होता। प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने, आपको सिर्फ पहचानना है। ठीक है, तो जैसे टेस्ट सबमिट करो, जो से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसको भी अटेम्प्ट करो कि इसका आंसर देते तो ए देते, बी देते, सी देते, वो लिख लो, फिर उससे मैच करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने दिया 2022 का प्रीलिम्स दिया, ऐसे ही चला गया मैं तो फॉर्म भर के मजे के लिए। मजल देख के आते हैं कौन सा यूपीएससी मेरा कुछ करेगी अटेम्प्ट वगैरह खत्म हो चुका, डिस्क्वालीफाइड ही करेगी, उससे ज़्यादा क्या करेगी। हाँ, तो मेरे पता कितने मार्क्स बन रहे थे? 103। हाँ 103, ऐसे टाइम पास के लिए चला गया था मैं, जस्ट टाइम पास। तो जो मुझे क्वेश्चन आते थे, मुझे तो सिर्फ पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे, और बाकी सब क्वेश्चन मेरे लिए अननोन थे। हैं क्या चीज? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता तो गुच्ची गुच्ची क्या है, वो पूछ लिया यूपीएससी ने, फिर भी क्वेश्चन सही था, मेरा आंसर सही था। ठीक है समझ रहे हो? तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने, जो उनसे क्वेश्चन आते भी हैं और नहीं आते। अगर आपको भी डर लगता है तो पेपर सबमिट करने के बाद कर लेना, 40 जो आपके अननोन क्वेश्चन होंगे, और आपको अगर डर नहीं लगता तो उसी वक्त अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, समझ आई? तो पॉइंट ये है कि बेसिकली टेस्ट सीरीज आपको ये भी सिखाती है कि अननोन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पे आंसर कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, अब मेंस में भी यही स्ट्रेटजी है। आपको 10 क्वेश्चन दिए, 6 आते हैं 6 लिख दो, 4 आते हैं 4 लिख दो, बाकी को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो विद इन 1.5 आवर। जो आता है उसमें लिख दो, जो समझ में आते हैं लिख दो, क्योंकि मेंस में भी ये है कि सबका अपना आंसर है और कोई परफेक्ट या करेक्ट आंसर नहीं है कि यही आंसर जो है सभी को लिखना है, यही आंसर जो है ऐसा आंसर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर आंसर के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन मेंस आल्सो। ये मेंस की खासियत ये है कि आप अपना आंसर बना सकते हो, कैसा भी आंसर बना सकते हो, उसके एग्जामिनर मार्क्स जरूर देगा अगर आपके पॉइंट्स रेलिवेंट है। ठीक है, समझ आई? तो मेंस में भी यही कोशिश करो कि अननोन क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, और जो आपका नोन क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ा है, पहले ही समझा है, उसको कितने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट 2 थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस इन मेंस आंसर राइटिंग। क्लियर? ठीक है, और कोशिश करो कि 1.5 आवर का टाइम है तो 1.5 आवर में ही कंप्लीट करो। स्टार्टिंग में मार्क्स लो आएंगे उसकी वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काफी सोचना पड़ेगा टू राइट आंसर। ठीक है, बट इवेंचुअली जो है आप उस विद इन टाइम फ्रेम में जो है आंसर लिखना सीख जाओगे। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर टाइम लगता भी है कि 1.5 आवर 45 मिनट्स या 2 आवर्स भी लग जाते हैं, तब भी डेट्स नॉट अ मेजर डील, तब भी कोई वो बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि 1.5 घंटे में ही लिखो। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि यूपीएससी में जो है एक्सेलरेशन बहुत मैटर करती है। एक्सेलरेशन होती है ना कि कार या बाइक एकदम से स्पीड पकड़ लेती है 0 से 60, एक होती है कार जो 1 मिनट में 0 से 60 जाएगी, एक होती है सिर्फ 5 सेकंड में चली जाएगी, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप नहीं समझे तो विराट कोहली जो है जब कैप्टन था एक यो टेस्ट करवाता था, यो टेस्ट, जो इसको पास करता था उसी को टीम में रखता था, उसकी वजह से युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग सबको उसने बाहर निकाला है, क्योंकि वो पास नहीं कर पाते थे। और वो क्या चीज टेस्ट करती थी? एक्सेलरेशन। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और मान लीजिए 100 मीटर के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, प्लेयर को जाना है इस ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाना है, फिर वापिस आना है, फिर जाना है, फिर वापिस आना है। उसको दिया जाता था कि 1 मिनट में कुछ मान लीजिए 60 राउंड्स ऐसे करने हैं। तो तभी कर पाएगा जब स्टार्टिंग में ही एक्सेलरेशन मेंटेन रख पाएगा। जैसे ही वो
ऑब्जेक्ट को हाथ लगाने जाएगा तब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर से उसको स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे ऑब्जेक्ट में हाथ लगाना पड़ेगा, फिर वापस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड को कम करना पड़ेगा, हाथ लगाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड कम करेगा, उस पर हाथ लगाएगा एक्सेट्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए बॉल आ रही है कैच के लिए, आपको तुरंत भागना है ना, या रन आउट करना है, आपको तुरंत भागना है और विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपको जो है बॉल फेंकनी है और विकेट को हिट करना है ना। या आपने कट किया, बिल्कुल बॉल यहाँ पे पास में है, फील्डर भी पास में है, लेकिन आप इतनी तेज भागे कि सिंगल कंप्लीट कर लिया। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास एक्सेलरेशन हो, कि आप 0 से 60 पे कितनी जल्दी आते हो। ठीक है, और यूपीएससी में भी मैटर करती है। 20 क्वेश्चन लिखने हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन इन रियल एग्जामिनेशन 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 घंटे में, जिसकी वजह से जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वालिटी नहीं आती। पहले 10 क्वेश्चन तो अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन पहले 10 क्वेश्चन तो अच्छे लिखे होते हैं, बट लास्ट वाले बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं, सिर्फ उसमें पेपर कंप्लीट होता है, बस नाम मात्र के पॉइंट से लिख के आ जाते हैं वो। अगर स्टार्टिंग में ही एक्सेलरेशन होती कि पहले ही 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन भी अच्छे लिखे होते। और समस्या क्या होती है कि पहले कैंडिडेट 15 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, वो आंसर बुकलेट में पीछे होते हैं, तो पहले 2 घंटे में उसने 15 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में 10 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, वो बुकलेट के स्टार्टिंग में होते हैं, और वो काफ़ी एवरेज क्वालिटी के होते हैं, ये बिलो एवरेज क्वालिटी के ही होते हैं। सिर्फ हेडिंग दी, पॉइंट 3-4 पॉइंट लिख दिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। समझे? तो एग्जामिनर पहले आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ेगा? 10 मार्क्स वाले। उसका आपका इंप्रेशन ही बहुत खराब चला जाएगा एग्जामिनर के सामने, है ना, कि आप तो बहुत ही एवरेज क्वालिटी के स्टूडेंट हो, तो इस एवरेज आंसर लिख रहे हो, तो इसलिए वो स्टार्टिंग में ही लो मार्क्स देना स्टार्ट करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पीड रखते तो लास्ट तक आपके अच्छे आंसर ही आते। ठीक है, चलो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है आंसर राइटिंग में, जो मैंने आपको ये बात समझाई एक्सेलरेशन वाली। अभी तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका 1 आवर 45 मिनट्स तक लगता है तो इट्स ओके। ठीक है, ट्राई टू राइट अ गुड आंसर एज पर योर कैपेबिलिटीज इन द मेंस टेस्ट। ठीक है, समझ आई? क्लियर? और इसको सिर्फ लर्निंग पे लेना, कोई ईगो मत रखना कि मेरे मार्क्स नहीं आए, या ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हो गया, या इस क्वेश्चन में ये वाला रिव्यू क्यों दे दिया मुझे, मैंने तो आंसर सही लिखा है। ऐसी कोई ईगो नहीं रखनी हमें। हर टेस्ट में हम क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, हर टेस्ट में हम सीखते जाएंगे। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब डिस्कशन। बाकी टेस्ट नहीं छोड़ना, सभी लिखने हैं। कोई इश्यू आता है आपको, कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, वी आर हियर टू गाइड यू। ठीक है, प्रोसेस में, बट गिव अप नहीं करना। ठीक है, 70 टेस्ट हैं इसमें, टेस्ट सीरीज में 76 सारे लिखने हैं। आज ये कमिटमेंट ले लो कि कोई भी टेस्ट छोड़ूंगा नहीं। कोई इश्यू आ रहा है टेस्ट सीरीज में आपको, बी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विद रेफरेंस टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, consider the following statements. Only leaders elected by people should rule the country. People have the freedom to express views, freedom to organize, freedom to protest. देखो सेकंड तो करेक्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में मालिक कौन होती है? जनता। ठीक है, अगर आप मोनार्की में देखोगे, डिक्टेटरशिप में देखोगे, किंग हमेशा ऊपर होता है और लोग नीचे होते हैं। इन द पावर स्ट्रक्चर, इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, किंग इज ऑलवेज एट द टॉप। पीपल क्या होते हैं? सिर्फ उसके सब्जेक्ट्स। तो जो किंग कहेगा पीपल को चुपचाप मानना पड़ता है ना। किंग बोलता है ना, जैसे वो बाहुबली मूवी में बोलती है शिवकामिनी देवी, मेरा वचन ही मेरा शासन। जो मैंने बोल दिया वही लॉ है, वही रूल है, वही इंप्लीमेंट करना है और वही सबको ओबे करना पड़ेगा। पर जनता में, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, जनता रूलर होती है, और जनता को क्या बोला जाता है? सिटीजन्स।
और जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट्स, इस जनता की सेवक, ठीक है, समझ आई। तो फिर पब्लिक सर्वेंट्स को क्रिटिसाइज करने का, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का हक होगा कि नहीं होगा जनता को, क्योंकि वो तो उसके सेवक है। उस वो कोई गलत डिसीजन लेती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझ आई। तो दैट्स वाई पीपल विल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल है, दे शुड रूल द कंट्री। देखो यहाँ पे वर्ड ओनली आ गया, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी स्टेटमेंट जो है अब इंटरप्रेटिव हो गई है। यहाँ पे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि जो पीपल इलेक्टेड लीडर्स हैं सिर्फ वही राज करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है। लेकिन कई बार स्टूडेंट इस तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पीपल आल्सो पार्टिसिपेट इन दी गवर्नेंस प्रोसेस। वो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो जाती है एग्जामिनेशन में, जो हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की यही खासियत होती है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, चलो ज़्यादा सोचते हैं या कम सोचते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एक मेडिटेटिव प्रोसेस भी है, मैं इसको मेडिटेशन भी मानता हूँ कि आप अपना माइंड इसमें कंट्रोल करना सीखते हो, कि ना तो आपको ओवर थिंक करना और ना ही अंडर थिंक करना, तो आपको राइट अमाउंट में थिंकिंग करनी है। क्लियर, समझ आई, ठीक है। अपने माइंड को अंदर हमने झांक के देखना है कि क्या थॉट्स आ रहे थे हमारे दिमाग में वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, कि क्या ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, या कोई थॉट ही नहीं कर रहे थे, हम जल्दबाजी में आंसर करें। तो दीज थिंग्स आल्सो यू हैव टू सी वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है। यस, उसके बाद आते हैं मार्शल लॉ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जो है साथ साथ आंसर कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो जो जो इसका आंसर है, और आपको किसी स्टेटमेंट में डाउट हो, सर इसका बी आंसर क्यों नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मार्शल लॉ जो है सिस्टम ऑफ रूल दैट टेक इफेक्ट व्हेन अ मिलिट्री अथॉरिटी टेक कंट्रोल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो नाम से पता चलता है मार्शल लॉ समथिंग लाइक मिलिट्री लॉ। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तब भी आंसर कर सकते हो ना, कि मिलिट्री अथॉरिटी जो है वो टेक कंट्रोल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कूप इज द सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट इलीगली, कि जो गवर्नमेंट है उसको सडनली ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखो, आप कूप का नहीं पता, हिंदी की ट्रांसलेशन देख लो, तख्ता पलट, है ना, तख्ता पलट, तो वहां से आंसर हो जाएगा ना। तो याद रखो कि यूज द हिंदी ट्रांसलेशन आल्सो टू योर एडवांटेज। कई क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में हिंदी ट्रांसलेशन देख के सही हो जाते हैं। मेरे को याद है एक क्वेश्चन था वेंचर कैपिटल वाला, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन थी जोखिम पूंजी, वहीं से वो क्वेश्चन आंसर हो गया था। वेंचर कैपिटल पता नहीं था कि क्या होता है, लेकिन लिखा हुआ था वहाँ पे हिंदी में जोखिम पूंजी, वहाँ से पता चल गया कि कुछ रिस्की वेंचर में जो है पैसा लगाया जा रहा है, जोखिम पूंजी, वहाँ से आंसर हो गया। कौन सा? हाँ, उसी तरीके से होते हैं वो तो टेक्निकल डिफरेंस होता है उनमें, लेकिन कैटेगरी उनकी वही है। हाँ हाँ, समझ आई। तो आप पॉइंट ये है कि हिंदी ट्रांसलेशन का भी यूज करो, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिस्ट सिस्टम में स्टेट कंट्रोल ऑल द बिग पार्ट प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री, की सारी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करती है? स्टेट। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, यहाँ पे राज्य नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? वो कम्युनिस्ट सरकार ट्रूली थी यूएसएसआर में और चाइना में, इवन नॉर्थ कोरिया में भी, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी वो सोशलिस्ट थी, मतलब मॉडरेट वर्जन ऑफ कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, मॉडरेट, ठीक है। तो कम्युनिज्म के शेड्स आपको मिलेंगे कांग्रेस के टाइम के। हाँ, वो कार्ल मार्क्स का है कम्युनिज्म। तो वो आपको रशिया और चाइना में आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे खेती तक जो है गवर्नमेंट करती थी, फार्मर जो है सिर्फ इंप्लॉइज बन के रह गए थे गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ पे खेती तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, नमक हो, कार हो, सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी थे, लाइक टाटा, बिरला, बजाज, उस टाइम भी थे, ठीक है, क्लियर। तो आपको शेड्स मिलेंगे, ना कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया।
उसके बाद आते हैं रेफरेंडम, जो है इनडायरेक्ट वोट इन विच एंटायर इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब वोटर्स, ठीक है, वही मतदाता, देखो इलेक्टोरेट अगर आपको नहीं पता तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है हिंदी से। इंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। अब देखो ऐसी स्टेटमेंट में ना कीवर्ड्स को देखना बहुत जरूरी होता है। इज, एम, आर, आस्क्ड एक्सेट्रा ये सब नहीं देखने, आपको क्या देखने हैं, कीवर्ड। कीवर्ड कौन से होते हैं जिससे जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, जनता जिसमें डायरेक्टली चुनती है और इनडायरेक्टली चुनती है, तो ये आपने किसको देखना है, इनडायरेक्ट, है ना। और कीवर्ड कौन से हैं, इलेक्टोरेट, इंटायर इलेक्टोरेट यानी सभी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दी कीवर्ड्स, क्लियर। तो यहां पे क्या आएगा, डायरेक्ट वोट। उसके बाद वीटो जो है राइट विच गिव्स अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप अ डिसीजन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो पहली गलत है, दूसरी सही है, ठीक है। वीटो क्या होता है, पावर टू रिजेक्ट अ डिसीजन, पावर टू रिजेक्ट अ डिसीजन, ठीक है। आप बोलो कि सर आज की क्लास कैंसिल कर दो शाम को, आई रिजेक्ट योर डिसीजन प्रपोजल, ठीक है। तो ये मैंने क्या की, वीटो पावर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पावर क्या होती है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस इट गिव्स यू अनलिमिटेड पावर। अगर अनलिमिटेड नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास वीटो पावर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है अगर यूपीएससी ऐसा देती है। हाँ, अनलिमिटेड से जो है आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि अनलिमिटेड नहीं होगा। हाँ, इट मे बी लिमिटेड और इट मे बी अनलिमिटेड। हाँ, उस हिसाब से आंसर की बनेगी। तो उस हिसाब से आप फिर क्या करोगे एग्जामिनेशन में ऐसे ही में, है ना। हाँ, लिमिटेड भी हो सकता है, कभी अनलिमिटेड कभी लिमिटेड, बट फिर उसके लिए आप क्या करो भी, ऐसे ही कंफ्यूजन आती है अगर आपको एग्जामिनेशन में। नहीं, वो मैं समझ गया, मैं आपकी बात। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आंसर तो चलो जो है आंसर की ने दी है वही है, बी है, ठीक है। सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि आंसर डी है, ठीक है। इसका आंसर क्या, जो डी होगा चाहे बी होगा। अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी में आप पेपर दे रहे हो, एग्जामिनेशन में बैठे हो, तब आप कैसे सही आंसर ऑफ बी पे आओगे। आपका दिमाग कह रहा है डी, आप कंफ्यूज हो कि बी लगाऊं या डी लगाऊं, यही हो रहा है ना एग्जामिनेशन में, बी लगाऊं या डी लगाऊं, ऐसे घूमता है दिमाग पेंडुलम की तरह। आपको बीच में बी पे रोकना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, हाँ देखो आप पहला क्या करोगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, ठीक है। वीटो इज द राइट विच गिव्स अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप अ डिसीजन, ठीक है। हिंदी को भी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तब आप क्या हमेशा याद रखोगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आंसर करने का रूल, प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन आंसर करने का रूल याद रखना आपको कि आपको जनरल ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ना है, एक्सेप्शन के बेसिस पे आपको आंसर नहीं करना। जो जनरल रूल है, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है, उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है, एक्सेप्शन के बेसिस पे कभी भी आंसर नहीं करना। एक्सेप्शन पे तभी करोगे जब एक्सेप्शन के बारे में पूछा आपसे, स्पेसिफिकली डायरेक्टली जो है एक्सेप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होती कि वीटो इज द राइट विच ऑलवेज गिव्स अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप अ डिसीजन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा जा रहा है, यानी आपसे वीटो की टाइप पूछी जा रही है, उसमें भी पूछा जा रहा है कि समटाइम्स वीटो गिव्स यू लिमिटेड पावर। बट यहाँ पे जनरल एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वीटो से जब आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है टू रिजेक्ट अ डिसीजन, समझ आई। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, ऑलवेज मार्क द आंसर एज पर द जनरल रूल, नॉर्म, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। एक्सेप्शन में तभी करना है जब एक्सेप्शन के बारे में डेलिबरेटली पूछा गया, वो क्वेश्चन की वर्डिंग से समझ आ जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं गाना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में कई केस स्टडीज दी हुई है, वहां से पूछा गया है। और टू बी ऑनेस्ट शायद प्रीलिम्स में ये ना पूछे यूपीएससी के, लेकिन इसका पूछने का क्या पर्पस होता है इन क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज में, कि कई स्टूडेंट्स इस तरीके से जज करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ना यूपीएससी पूछेगी।
इनका पर्पज ये होता है, देखो ये केस स्टडी जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो इग्नोर कर देते हो, पढ़ा, आपको लगा कि एग्जाम्पल्स है और आगे बढ़ गए, है ना। अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हो उसमें भी कभी कभी भी ये नहीं लिखोगे, या अगर आप अंडरलाइन करते हो एनसीईआरटी में तो अंडरलाइन भी कभी नहीं करोगे, ना हाईलाइट करोगे। लेकिन इनकी भी अपनी यूटिलिटी है, वैल्यू है ना। इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, मेंस में एज ए एग्जाम्पल। अब जैसे घाना है, वो गोल्ड कोस्ट बोला जाता था उसको, ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आंसर करना इन दी एग्जामिनेशन, अगर आपने ये केस स्टडी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी। जो पढ़ के आया एनसीईआरटी वही इसको आंसर कर सकता है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस, ये सही है, ठीक है। और थर्ड, कवामे नुक्रामे जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ घाना बने। अब आप इसको एग्जामिनेशन में कैसे आंसर करोगे, मान लीजिए यूपीएससी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, आपके लिए अननोन सा क्वेश्चन हो गया अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, है ना। तो आप कैसे आंसर करोगे, देखो सेकंड स्टेटमेंट कितनी जनरल सी लग रही है, इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, ये तो नहीं कहा कि यही फर्स्ट कंट्री थी, अमंग द फर्स्ट कंट्री हो सकता है ना, कि जो कुछ नेशंस ने इंडिपेंडेंस 1950s में ली होगी उसमें से घाना भी होगा, मान लेते हैं इसको ट्रू। तो यानी ए, बी और डी में से आंसर हो सकता है, सी आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें कीवर्ड क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी और डायमंड कोस्ट। चाहे तो इसका नाम डायमंड कोस्ट नहीं था, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी, यही दो एरर हो सकती हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। चाहे तो फ्रेंच कॉलोनी थी, ये डायमंड कोस्ट की जगह इसका कोई और नाम था। और थर्ड में कुवार में नुकरा में लग रहा है ना कि ये घाना के लोगों का नाम है ना। मैं बोलता स्टीव जॉनसन, और कहते हैं यार स्टीव जॉनसन कहाँ से उसके गाना बन सकते हैं, ऐसा नाम लग रहा है घाना का, है ना। तो इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट मार्क कर सकते हो, यानी 2 और 3 या 1 2 3 में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है एक एग्जामिनेशन में, आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। अब आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि आंसर जो है 2 और 3 और 1 2 3 में से क्या होगा, ठीक है। समझ आई, क्लियर। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार ना गोले गलत बढ़ जाते हैं और ये काफी फैटल प्रूव हो जाते हैं। कई बार 2 क्वेश्चन आपने गलत भर दिए, 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। कैसे, देखो अगर 2 क्वेश्चन आपने गलत भर दिए ओएमआर में, तो आपको 5 नंबर का नुकसान होगा। कैसे, कि वो क्वेश्चन आपको आता था तो आपका 2 मार्क्स का गेन होता कि नहीं होता, लेकिन अब आपका वो गलत हो गया तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 0.66। तो आपका स्कोर 2.66 से डाउन हो गया। आपने 2 गलत किए तो यानी आपका 5 मार्क्स से स्कोर डाउन हो गया। अगर आप वो 2 क्वेश्चन सही भर के आते तो आप 5 नंबर आपके ज्यादा आते, ठीक है। सो बी केयरफुल इन फिलिंग दी ओएमआर, ठीक है। ये सिली मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो केस स्टडी में आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इसमें देखो घाना आजाद हुआ, बस ये नाम याद रख लो, नुक्रुआमा, है ना, नुक्रुआमा, ठीक है। ये बने थे प्रेसिडेंट वहां के, इन्होंने मतलब घाना में फ्रीडम स्ट्रगल जो है लीड किया, ब्रिटिशर्स से फ्रीडम ले ली और प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे इंडिया में भी यही हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, बट नुक्रामा ने क्या किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं की घाना में। स्टार्टिंग में तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोली, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फेल कर दिया, अबॉलिश कर दिया और सारी पावर अपने आप पे अज्यूम कर दी। सो ही हैज एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटरशिप इन दी घाना, ठीक है। तो सिमिलर थिंग इंडिया में भी हैपेंड हो सकती थी, बट आवर फ्रीडम फाइटर्स चूज नॉट टू डू सो। जो हमारे लीडर्स है, चाहे नेहरू हो या शास्त्री जी हो, उन्होंने ऐसा चूज नहीं किया। क्लियर, करना चाहते तो वो भी कर देते। क्लियर, सो दिस शोज द ग्रेटनेस ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर और नेशनलिस्ट लीडर्स। They have built the institutions of democracy, be it judiciary, be it election commission, be it UPSC, be it CAG, etc. जिसकी वजह से आज डेमोक्रेसी देश में जिंदा है।
करना चाहते तो वो भी मीडिया को कंट्रोल कर लेते, करना चाहते तो वो जुडिशरी को सबॉर्डिनेट बना देते एग्जीक्यूटिव के, करना चाहते तो इलेक्शन कमीशन को डिफंक्ट बना देते, नॉन फंक्शनल बना देते उसको, कि सिर्फ नाम की इलेक्शन कमीशन है, पता ही है कि इलेक्शन में जीत के कौन आएगा, है ना। यूपीएससी को पावरलेस कर देते कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ही आईएएस बनेंगे, करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ एग्जाम्पल वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन डेमोक्रेसी सक्सेस इन इंडिया, कोई ऐसे आता है एक्सेट्रा, वहां पे आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस में एज एग्जाम्पल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, डिफरेंट डिफरेंट नेशन में जो है वो बट गया। उससे जो है डेमोक्रेसी का प्रोसेस क्या हुआ? डी एक्सेलरेट। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत, क्योंकि इससे क्या हुआ? एक्सेलरेट। मैनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज में क्या आई? डेमोक्रेसी, लाइक इस्टोनिया, लथीविया, ठीक है, इवन यूक्रेन में भी डेमोक्रेसी आई। क्लियर? उसके बाद सोवियत यूनियन जो है 1991 में ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट ये ले लेते हैं 1989 में सबसे पहले पोलैंड और सेक्टर सेपरेट हुए थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1991 में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है, उसके बाद कोई कंट्री आज़ाद नहीं हुई फ्रॉम सोवियत यूनियन है। हाँ, तो वहाँ से भी आप इसको आंसर कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट 1989 में कंफ्यूज होते हैं कि 1989 में पहले यूक्रेन जो है पोलैंड जो है सेक्टर सेपरेट हुए थे। उसके बाद जो है ऑल कॉन्स्टिट्यूट रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन मर्जर्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर इस ब्रेकअप। ये तो सिंपल ही है कि जितने भी रिपब्लिक्स थे वो सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में जो है इमर्ज हुए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे नए कंट्रीज बन गए। क्लियर? हंगरी, पोलैंड। तो आंसर क्या आएगा? बी, 2 और 3। ठीक। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किससे प्रमोट नहीं होगी? स्ट्रगल बाय पीपल, इससे होगी बिल्कुल। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। यूके में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंडिया में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, जब दूसरे कंट्री इन्वेड करेगा तो उसे डेमोक्रेसी आएगी या डिक्टेटरशिप? क्योंकि आप दूसरे कंट्री के क्या बन जाओगे? सबॉर्डिनेट, है ना। क्लियर? एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, अगर कॉलोनियलिज्म है अगर आपके देश में तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप दूसरे कंट्री द्वारा रूल किए जा रहे हो, राज किए जा रहे हो। ब्रिटिश राज जब तक था तब तक हम कैसे कह सकते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी थी? क्लियर? जब आप दूसरे देश के अधीन हो जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं हो, क्योंकि दूसरे देश की चल रही है आपके ऊपर। डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों की चलेगी, लोगों का राज होगा, पीपल विल डिसाइड देयर ओन मैटर्स। ठीक है। पीपल डिजायर फॉर फ्रीडम, डेमोक्रेसी में भी आपको फ्रीडम मिलेगी, चाइना में नहीं मिलेगी। चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ कुछ बोल के देखो, वही जीप काट देंगे। इंडिया में आप मोदी जी के खिलाफ बोल दो, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। है ना, आप इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू को क्रिटिसाइज करते हो, दैट्स ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। हाँ, मार्क कर दिए, लेकिन तो वो आपको ओवर थिंक नहीं करना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट अलग है। इन्वेजन मतलब अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया उस कंट्री को, फिर आप क्या करोगे? कब्जे में करोगे और उसमें अपना राज स्टैब्लिश करोगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टुडेज वर्ल्ड? मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज वैनिस्ड। बस इसमें क्या करना है आपको? टुडेज गवर्नमेंट पूछ रहा है, बस अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवाइज करो, डिफरेंट कंट्रीज को देखो कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। क्या सभी देशों में मोनार्की चलेगी? नहीं, ब्रिटेन में है, भूटान में है, सऊदी अरेबिया में है मोनार्की। ठीक है, ये वहीं से आंसर होते हैं आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन से। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैव बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर। In more and more countries, rulers are being elected by people, and there are no more military dictators in the world. No more. है, म्यांमार में है ना? ठीक है, देखो अब यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं टू बी ऑनेस्ट।
अब आंसर तो देखो दो ही बन रहे हैं, बी या सी, है ना। कि मोर एंड मोर पीपल रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय पीपल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या होते जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक। इसमें कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैज बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर। बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कह रहे हैं ना, कि अब ज़्यादातर कंट्रीज जो है इक्वालिटी पे जो है अब रिश्ते रख रही हैं, काइंड ऑफ। पहले डेमोक्रेटिक नहीं था ना, कि पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे ब्रिटिश है उसकी कॉलोनीज है, फ्रेंच है उनकी कॉलोनीज है, तो जो उनकी कॉलोनीज है उनके फॉरेन अफेयर्स कौन डिटरमिन कर रहा था, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, एक्सेट्रा। आंसर तो बी भी बन सकता है। तो इशू क्या है कि इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, बी और सी। और यूपीएससी में भी पिछले 5 साल के अगर आप ट्रेंड देखोगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। तो देन व्हाट शुड वी डू? हाँ हाँ आया हाँ, SCO। देखो आपका आंसर सही है। हाँ हाँ हाँ। देखो क्या है कि आपका आंसर सही है, और प्रीलिम्स में रीजनिंग कोई भी लगाओ आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, कोई बात नहीं, उसमें इसमें फ़ायदा ये है कि आंसर सही आना चाहिए। ये यूपीएससी नहीं पूछने वाली कि आपने रीजनिंग क्या लगाई, यूपीएससी तो सिर्फ राइट और रॉन्ग आंसर देखेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं यूपीएससी में, आपको क्या करना है, रिमेंबर दिस रूल, प्लीज़ रिमेंबर दिस रूल। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है, दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको लग रहा है ऑप्शन, उसको टिक करना है। इन दोनों में से ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, उसको टिक करना है, ठीक है। सेकंड, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बी मार्क करे, क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए टाइम वेस्ट। एक कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सोचते रहते हैं बी लगाऊं, सी लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं। उसके चक्कर में क्या करते हैं, जो अगले 10 क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जो उनको आते होते हैं। फिर वो कहेंगे कि यार लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तो ना मैंने सिर्फ 2 मिनट में भरे हैं, है ना, और वो उस चक्कर में वो सारी सीरीज गलत होती है। तो इस 2 नंबर के लिए आप 20 नंबर का नुकसान कर लोगे, और ये हर साल हो रहा है, ठीक है, समझ आई। फिर कैंडिडेट्स आगे कहेंगे कि सर पेपर बहुत लेंथी था, पेपर लेंथी नहीं था, तुमने कुछ क्वेश्चंस में जाके अपनी ब्रेक मार ली, गाड़ी की टिक टिक किया चल रही थी और तुम उसी क्वेश्चन पे अटके हुए थे, ठीक है। तो गलत हो जाए कोई बात नहीं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना, और आपको क्या लगाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो दुनिया में डेमोक्रेसीज बढ़ रही है, ये क्लियर फैक्ट्स एक यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। सेकंड वाली में क्या थोड़ी सब्जेक्टिवनेस है, लोग बोल रहे हैं कि यूएस इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स है वो यूएस की फॉरेन अफेयर्स बनती जा रही है, मतलब यूएस इज कंट्रोलिंग आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस इज कंट्रोलिंग आवर फॉरेन पॉलिसी, ये लोग बोल रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं हुई। चाइना इज ट्राइंग टू कंट्रोल द फॉरेन अफेयर्स ऑफ श्रीलंका, मालदीव्स, डिजिबुटी, पाकिस्तान एक्सेट्रा। हाँ हाँ, नहीं देखो सेकंड ऑप्शन बन सकता है सही, हाँ हाँ वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बायलैटरल रिलेशन की थोड़ी बात हो रही है जैसे। हम्म, हम्म। देखो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है मेरे हिसाब से, लेकिन हमें कौन सी चुननी है, जो ज़्यादा सही है, ठीक है। कि देखो ज़्यादा सही है, तभी तो कह रहा हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है। लेकिन वो देती नहीं है ना ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कौन सा चुनना है कि
ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? ज्यादा सही तीसरा वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर एक फैक्ट सा रिप्रेजेंट हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसीज दुनिया में बढ़ रही है। कि मोर देन वन ऑप्शन इज राइट, तब तो फिर दोनों को लगाते बी एंड सी। क्लियर, समझ आई? तो आपको याद रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ज्यादा सही कौन सा लग रहा है। क्लियर, दोनों सही है, अज्यूम कर लिया आपने। ज्यादा सही, क्लियरली करेक्ट ज्यादा कौन लग रहा है? ठीक है, क्योंकि सभी डिबेट कर रहे थे बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे किसी ने ये नहीं कहा कि वो गलत थे, है ना। बी पे हाफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सही है, हाफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सब्जेक्टिव है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। लेकिन सी पे किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो ज्यादा सही कौन सा हुआ? सी। ठीक है, समझ आई? चलो अब आते हैं डेमोक्रेसी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि रिच कंट्री शुड हैव अ ग्रेटर से। क्या वो डेमोक्रेसी होगी? व्हेन फ्यू कंट्रीज हैव ग्रेटर पावर देन अदर्स। ठीक है, कंट्री शुड हैव अ से अकॉर्डिंग टू देयर मिलिट्री पावर। क्या डेमोक्रेसी होगी कि न्यूजीलैंड के पास मिलिट्री नहीं है खुद की, श्रीलंका के पास कोई खास मिलिट्री नहीं है, मालदीव्स के पास नहीं है, मॉरिशियस के पास नहीं है, तो उनकी कोई वैल्यू ना हो? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग ऑल। हाँ, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, कंट्री शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा पावर। ये भी नहीं होना चाहिए, फिर तो है। हाँ, फिर तो हम पावर सबसे पावरफुल होते हैं। यूरोप की तो वैल्यू ही ना होती। ठीक है, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सबसे जनरल स्टेटमेंट यही लग रही है अप्रोप्रिएट, तो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। डेमोक्रेसी में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए यूएन में सबकी वोटिंग वैल्यू क्या है? इक्वल। ऑल हैज इक्वल वोट इन यूएन जनरल असेंबली। क्या वर्ल्ड बैंक में भी ऐसा है? आईएमएफ में नहीं। यूएस होल्ड, शेयर होल्डिंग के हिसाब से, और यूएस हैज द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वोट्स। दैट्स व्हाई वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आर कंसिडर्ड नॉन डेमोक्रेटिक। इट इज डोमिनेटेड बाय यूएस एंड द वेस्ट। ठीक है, डब्ल्यूटीओ वो डेमोक्रेटिक है, देयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल वोटिंग पावर। क्लियर, समझ आई? उसके बाद है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है पीपल के पास रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ऑल करेक्ट है ना? वैसे तो मस्ट है, इससे थोड़ी स्टेटमेंट एक्सट्रीम भी बन सकती है, मस्ट होना ही चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए। अगर रिच के पास 1 लाख वोट, आप गरीब हो, आपके पास 1 वोट, तो कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? है ना? उसके बाद जो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब तक कि जो रूलिंग पार्टी है उसको ये फियर ना हो कि अगले इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा, जब तक डेमोक्रेसी है नहीं। क्योंकि जनता मालिक है, जब उस जनता मालिक है तो वो अपने नौकर को बदल सकती है, पब्लिक सर्वेंट को बदल सकती है, अगर पब्लिक सर्वेंट अच्छा काम नहीं करेगा। अगर पब्लिक सर्वेंट परमानेंटली ऑफिस में रहेगा तो यानी अब नौकर मालिक बन चुका है ना? अब नौकर मालिक की गद्दी पे बैठना स्टार्ट कर चुका है, अब नौकर मालिक को घुमाएगा, है ना? क्या चीज? अच्छा, आपका गलत हो गया, क्यों? ये अच्छा कि एमपी एमएलए या मिनिस्टर्स सीएम पीएम के पास पावर होती है, आपने? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन हम टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। सेकंड, हम ये भी सीखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज। टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। आपने बुक्स पढ़ ली, ठीक है, क्लासेस अटेंड कर ली, उसके बाद भी जो है टेस्ट आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करता जाएगा, क्योंकि इट विल फोर्स यू टू थिंक ओवर द कॉन्सेप्ट, है ना? उसके ऊपर सोचने को मजबूर करता हो। आप इसको, इस स्टेटमेंट पे आप सोचने के लिए मजबूर होगे कि सही है गलत है ना? तो अब देखो कि डेमोक्रेसी में पावर शुड लाइज विद द पीपल। कि देखो क्या है पॉलिटिक्स, क्या है पॉलिटिक्स? इज द प्रोसेस ऑफ
ग्रैबिंग द पावर सो दैट योर विश कैन बी प्रिवेल अपॉन अदर्स। पॉलिटिक्स क्या है कि आपके पास पावर हो ताकि आपकी मर्जी दूसरों पे चल सके, यही पॉलिटिक्स है, समझे। तो डिक्टेटरशिप में किसकी चल रही है? डिक्टेटर की। मोनार्की में किसकी चल रही है? मोनार्की, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी हम क्या चाहेंगे? किसकी चले? जनता की। जनता अपने नुमाइंदे भेजे, उनके बिहाफ पे वो डिसीजन ले, समझ आई। तो इसीलिए पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, दैट शुड बी रेस्टेड विद पीपल। उसके बाद जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चाइना इलेक्शंस जो है आफ्टर एवरी 5 years जो है हेल्ड होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस, और नेशनल पीपल कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या नहीं देखते? नॉट करेक्ट। उसकी वजह से आंसर क्या लगा देंगे वो? सी। आंसर क्या आएगा? डी। ये गलती होगी ना। तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले यही मार्क किया करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसको सर्कल कर लिया करो। फिर अकॉर्डिंगली काफ़ी कॉशियसली ध्यान रखते हुए जो है आंसर करना आपको कि आंसर ए है, सी लगाना है या डी लगाना है, करेक्ट के हिसाब से लगाना है या इनकरेक्ट के हिसाब से लगाना है। ठीक। तो चाइना में वन पार्टी रूल है, और सबसे बड़ी खास बात यह कि चाइना कभी ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ अथॉरिटेनिज्म है, ऑटोक्रेसी है। वो क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अभी डेमोक्रेसी है, वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब इंडिया वाले बोलते हैं कि तुम्हारा खुद का ओन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म हो सकता है, तुम्हारा ओन वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी भी हो सकती है, समझे। तो वहां की पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। उसमें क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही मेंबर्स को जनता चुन के भेजती है, यानी किसी और पार्टी के मेंबर को अलाउड ही नहीं है टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर नेशनल पीपल कांग्रेस। सीपीए से परमिशन लेके, मतलब टिकट लेनी पड़ती है, परमिशन में टिकट लेनी पड़ती है, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसमें से चुन लो कि तुम्हें सीपीआई के मेंबर्स में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। जनता को सिर्फ इतना अधिकार है, ठीक है। वो नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं और फिर वही बाद में प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है, समझ आई। और उनका टेन्योर कितना है? 5 years। तो आप एग्जामिनेशन में कैसे कर सकते हो? मान लो आपको नहीं पता, तो 5 years देखो जनरली सभी डेमोक्रेसीज में टेन्योर होता है, तो वहां से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो कि 5 साल है। अगर मैं बोलता 10 साल है, तब आप बोलते कि शायद ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है कि 10 साल बहुत लंबा टेन्योर हो जाता है, ठीक है, समझ आई। और नेशनल पीपल कांग्रेस होगी वहाँ पे, वो तो नॉर्थ कोरिया में भी उसने बनाई हुई है एक नेशनल पीपल कांग्रेस, किम जोंग योंग ने, ठीक है, समझ आई। है नहीं, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, समझ आई। और जब सीपीआई के मेंबर इलेक्ट होके आएंगे तो उनके सारे लॉज, सारे रूल्स एक्सेट्रा किसके अकॉर्डिंग होंगे? एज पर सीपीआई आइडियोलॉजी। जो पार्टी चाहती है वैसा ही रूल लॉ बन जाएगा, है लीगल होगी। और एक आप कह सकते हो पार्टी डिक्टेटरशिप होगी, दैट्स व्हाई वी से वन पार्टी रूल। नहीं, इनका तो 5 साल ही है। वो पहले क्या था कि देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 terms ऑन द प्रेसिडेंट। पहले क्या था कि जब 1947-8 में जब माओ जेडंग बने प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उनके टेन्योर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो 18-20 साल तक जो है प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। उनकी मौत के बाद ही कोई नया प्रेसिडेंट बना। उसके बाद जो है 1978 के अराउंड जो है उनके प्रेसिडेंट बने डेंग जियोपिंग। वो बोले कि अगर इस तरीके से परमानेंट ही कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा तो इट्स लाइक अ प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप इन चाइना। तो उन्होंने क्या किया, 2 terms की रिस्ट्रिक्शन लगा दी प्रेसिडेंट पे कि 2 term से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं रह सकता। तो यानी 2 term कितने हो गए? 5-5 10 साल, ठीक है, समझ आई। तो लेकिन अब शी जिनपिंग ने वो टर्म अब हटा दी। नाउ ही इज इक्वेटिंग हिमसेल्फ विद माओ जेडंग, ठीक है। 20th सेंचुरी में माओ जेडंग था फाउंडर ऑफ चाइना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, स्ट्रॉन्ग चाइना, पावरफुल चाइना, शी जिनपिंग, समझे, क्लियर।
टू रिमेन इन पावर फॉर एवर। तो चाइना में एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप नहीं है, एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी नहीं है। आप कह सकते हो कि चाइना में अथॉरिटेरियनिज्म है, एक पार्टी का। जितनी डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया में है उतनी डिक्टेटरशिप चाइना में नहीं है। देयर इज लिटिल बिट डिस्पर्सल ऑफ पावर अमंग द कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स। अगर कल को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स रिवोल्ट कर दे अगेंस्ट शी जिनपिंग तो वो पावर में नहीं रह पाएगा। लेकिन अभी जितने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स हैं दे आर सबसिर्वियंट टू दी शी जिनपिंग, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू एक्सरसाइज दी पावर। ठीक है, तो उसने क्या किया, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आप सब के मेंबर्स हो, उसमें से 2 मेंबर मैं शी जिनपिंग को मेरे खिलाफ थे, तो शी जिनपिंग ने उनको गायब कर दिया, मिस्टर इंडिया की वॉच दे दी और उनको गायब कर दिया। ठीक है, उनको कुछ आता पता नहीं है कहाँ गए वो। क्लियर, तो उसने पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में अपने लॉयलिस्ट सारे बिठा दिए अब। हाँ, गायब हो गया वो। चलिए आगे बढ़े। विद रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट कांट बी अनडेमोक्रेटिक। A democratic government should rule only within the limits set by the constitution, law and citizen rights. ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट वो अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है। पॉपुलर गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, ऑटोक्रेटिक हो सकती है आफ्टर कमिंग इनटू द पावर। जैसे कि इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़की आई थी लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, समझे। उसके बाद डेमोक्रेसी जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा लिमिट सेट जो की है उसी के अंडर ऑपरेट करनी चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज वांट्स टू स्टैब्लिश अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, अनलिमिटेड पावर, तभी तो डेमोक्रेसी होगी ना। अगर आप अपने नौकर को अनलिमिटेड पावर दे दोगे तो क्या वो नौकर नौकर रहेगा? रहेगा? वो मदन चोपड़ा नहीं बन जाएगा, है ना, वो बाजीगर मूवी वाला, कि उसको अपने पावर और टर्नी ट्रांसफर कर दी, उसने सारी इंडस्ट्री अपने नाम कर दी। वही होगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये रिस्क लेगा मदन चोपड़ा वाला? नहीं। इसलिए वो क्या करेगा, लिमिट सेट करेगा, लक्ष्मण रेखा सेट करेगा कि उसके बियॉन्ड जो है गवर्नमेंट को नहीं जाना। क्लियर, समझ आई? क्लियर। अब आते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। किससे लीडरशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते ही हैं। अभी नरेंद्र मोदी, उससे पहले मनमोहन सिंह, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले नरसिम्हा राव, उससे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी एंड देन नेहरू। ठीक है, लीडरशिप तो चेंज डेमोक्रेसी में होती रहती है। उसकी वजह से करप्शन हो सकता है, इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से ये भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए कितना पैसा बहा जाता है और उसके बाद फिर उसी को रिकवर किया जाता है। तो इलेक्शन में जो पैसा बहा जाता है इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, कि 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, एमएलए बन जाएंगे एमएलए बनने के बाद 21 दिन में पैसा डबल कर लेंगे, फिर उस डबल का डबल करेंगे, फिर उस डबल के डबल के डबल का डबल करेंगे तो अमीरों की स्कीम यही है ठीक है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ये भी हो सकता है, एनी डिसीजन कैन बी गुड और बैड, चाहे वो डिक्टेटर ले या जनता ले, है ना। श्रीलंका में लगा लो कि उनके चुने हुए प्रेसिडेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मैंडेटरी कर दी, है ना। जनता देखो, अगर जनता इन्फॉर्म्ड वे में अगर डिबेट करती है, डिस्कस करती है और डिसीजन मेकिंग पे राइव होती है, तब तो बेनिफिशियल है। कई बार डेमोक्रेसी समटाइम्स बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंट पीपल विल बीइंग इम्पोज्ड ऑन अदर्स। जो इग्नोरेंट है उनकी मर्जी दूसरों में चलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब बराबर है और डेमोक्रेसी में सब बराबर है तो जनता में बेवकूफ लोग भी बैठे हैं,
इग्नोरेंट लोग भी बैठे हैं और उनकी भी फिर मर्जी दूसरों पे इम्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे एनकाउंटर्स पे तालीम बानी स्टार्ट कर देते हैं। एनकाउंटर्स कोई सोल्यूशन नहीं है टू दी क्राइम। अगर पुलिस सेल्फ डिफेंस में कर रही है अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचते हो कि क्रिमिनल को जस्ट मार दो उससे क्राइम खत्म हो जाएगा, उससे क्राइम खत्म नहीं होता। क्योंकि क्राइम कब खत्म होगा? जब आप पुलिस रिफॉर्म्स करोगे, पुलिस को और स्ट्रेंथन करोगे, उसको अच्छी फैसिलिटीज दोगे, इकोनॉमी दोगे, ट्रेन करोगे पर्सनल स्कोर सेक्टरा। जब आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करोगे कि जो कोर्ट्स है वो तुरंत जो है फैसला देगी और वो भी फेयर देगी, है ना, तब तक ये नहीं करोगे जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा। अब स्वीडन में, फिनलैंड में तो कोई इनकाउंटर्स नहीं होते, लेकिन वो पीसफुल कैसे हैं? अमेरिका में कोई इनकाउंटर्स नहीं होते, वहाँ पे पीसफुल कैसे है? सऊदी अरेबिया में मार देते हैं लोगों को, अफगानिस्तान में मार देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्राइम सबसे ज़्यादा है। समझ आई? क्लियर? तो वही है कि कई बार समटाइम्स इग्नोरेंट विल स्टार्ट गेटिंग इम्पोज्ड ऑन अदर्स इन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई decisions become bad. But if decisions are being taken on informed debate, discussions, etc., then आप कह सकते हो कि qualitative decisions are being taken in democracy. Clear है? Qualitative decision like prohibition of सती प्रथा, prohibition of ट्रिपल तलाक, ठीक है, डोरी, etc. मेरिट्स क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होती है। अब शी जिनपिंग कह रहे हैं चाइना में कि शंघाई में 0 केस होंगे कोविड के, अभी तक उसमें लॉकडाउन लगाया हुआ है शंघाई में। शंघाई इज लाइक मुंबई ऑफ चाइना, पूरी फाइनेंशियल कैपिटल को बंद कर दिया उसने। तो उसकी कोई जवाबदेही है अपनी जनता पे? नहीं है। समझ आई? लेकिन डेमोक्रेसी में जवाबदेही होती है। ट्रंप हैज मिसमैनेज कोविड-19 को बोलता रहा कि ये तो सर्दी जुकाम बुखार है, कुछ नहीं है, मैं खुद वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उसको खुद ही कोई कोविड हो गया है ना, अलग से उसकी ट्रीटमेंट नहीं चला, और बाद में उसको जनता के सामने जवाब देना पड़ा कितने लोग मर कैसे गए फिर सर्दी जुकाम से। इवेंचुअली उसको फिर पावर से हाथ धोना पड़ा। ट्रंप द्वारा जीतता वो अमेरिका में। ही हैज बीन डिफीटेड ओनली बाय कोरोना। जो उसने मिसमैनेजमेंट किया उसका, उसकी वजह से हार गया वो, है ना। तो डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। वही कह रहे थे कि अगर इन्फॉर्म्ड, एडुकेटेड अगर आप डिबेट कर रहे हो देन इट विल गिव यू गुड डिसीजंस। ठीक है, समझ आई? उसके बाद जो है डेमोक्रेसी, आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। अब डीमोनेटाइजेशन, है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने कैसे अपने आप को करेक्ट किया? ज़्यादा स्ट्रिक्ट गई नहीं डीमोनेटाइजेशन सिस्टम पे। अगर मोदी जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चले जाते इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन डिसीजन, तो उससे क्या होता? इकोनॉमी कोलैप्स ही कर जाती, है ना। फार्म बिल्स, वहाँ पे भी मोदी जी ने करेक्ट किया अपने आप को बाय विड्रॉइंग इट। क्लियर? ऐसे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था। शी हैज ऑल्सो विड्रॉन मैनी स्टेप्स ऑफ हरसेल्फ। एक तो वो स्टरलाइजेशन वाला ही है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इससे जब नेगेटिव फीडबैक आना स्टार्ट हुआ, पब्लिक रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हुई, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कह सकते हो कि अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कि फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नहीं लेंगे, वॉलंटरी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेंगे कि जनता जो है अपनी मर्जी से जो है कम बच्चे करेगी। स्टरलाइजेशन जैसे एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे। सो डेमोक्रेसी अलाउ टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। ठीक है, क्लियर है? इवन डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट था ना, डेमोक्रेसी अलाउड्स यू टू अवॉइड और रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। उससे एग्जांपल दे सकते हो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट होते हैं, सब अपना भला चाहते हैं, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, और वो सेल्फ इंटरेस्ट फिर क्या होते हैं? आपस में क्लैश होते हैं, टकराते हैं। तो उन क्लैशेस को भी डेमोक्रेसी रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन, है ना। आप प्रकाश सोच रही थी कि हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं, अगर हमारी कम्युनिटी से कोई गरीब है तो उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा?
है ना, तभी जो है जाट एजिटेशन, गुज्जर एजिटेशन, पटेल एजिटेशन इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मराठा एजिटेशन इन महाराष्ट्र सेक्टर हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? ईडब्ल्यूएस, है ना। क्या चीज़? अहीर रेजिमेंट, वो तो करंट अफेयर क्या है, क्लास के बाद समझा दूंगा अभी थोड़ा। वो करंट अफेयर में कवर किया था हमने। हम्म, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हम्म, तो उसको क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। हाँ, जनरल शैतान सिंह, ठीक है। चलो 34th पे आते हैं। शैतान सिंह, 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल है, इट वाज सेंटर अराउंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। और यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर बिकमिंग डेमोक्रेटिक अलाउड ऑल पीपल टू वोट एट वंस। एट वंस, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एट वंस। ऑल पीपल, सभी पीपल को तुरंत वोटिंग का राइट दे दिया गया। ऐसा नहीं था, वीमेन को नहीं दिया उन्होंने, पुअर पीपल को नहीं दिया था, ठीक है। ओनली द रिच पीपल हैज द राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ब्लैक्स को स्टार्टिंग में राइट नहीं था फॉर वोटिंग, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज स्लेव्स, ठीक है। और 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का जो स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस सेक्टर के अराउंड था, ठीक है। पहली स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आएगा? बी। उसके बाद डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? डेलिब्रेटिव मतलब डिस्कशन करना, है ना, डिबेट्स करना। तो एक तो होता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कि चुनाव तो सही हो रहे हैं, ठीक है। चुनाव अगर सही हो तो इसका मतलब एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन। टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन। कंटेस्ट मतलब कि आप अपना नामकरण भर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट हो, या बूथ कैप्चरिंग आम बात हो कि आप कभी जीत नहीं पाओगे। जीतेगा कौन? जो रूलिंग पार्टी में। लेकिन इलेक्शन कब फेयर होंगे? जब आप चुनाव के लिए कंटेस्ट भी कर सकते हो और जीत भी सकते हो। देन द रूलिंग पार्टी हैज फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कि आपने चुनाव में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेज दिए और वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बस 5 साल बाद मिलेगा आपको, 5 साल बाद चेहरा दिखाएगा, ठीक है। चुनाव से पहले आपको रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजेगा और चुनाव के बाद सीधा ब्लॉक, ठीक है। फिर 5 साल बाद आपको अनब्लॉक करेगा, फिर आपको मैसेज डालेगा रिमेंबर मी, ठीक है। तो वो क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। लेकिन चुनाव के बाद भी आपको ब्लॉक नहीं करता, वो कोई भी डिसीजन लेता है वो आपसे पूछ के लेता है, कंसल्ट करके लेता है, आपसे व्यू पॉइंट लेके लेता है। तो वो क्या है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पॉलिटिशियन कंसल्टिंग देयर मिनिस्टर को वो तो अभी भी करते हैं। एवरी मेजर पॉलिटिकल डिसीजन बीइंग टेकन आफ्टर रेफरेंडम, वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा। फिर एक्सटेंसिव पब्लिक डिबेट बिफोर पॉलिटिशियन टेक डिसीजन, यानी पब्लिक में डिबेट कराते हैं। और सिटीजन कंसल्टिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स बिफोर वोटिंग, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ये नहीं होगा, जनता के साथ होगा ना, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है जनता की पावर, ठीक है। जनता के साथ आप जो है डिस्कस कर रहे हो, डेलिब्रेट कर रहे हो। सो डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड पीपल, पीपल आर एट द सेंटर स्टेज, ठीक है। तो जब ये डेलिब्रेटिव, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जब इनकी बात करें तो हमेशा दिमाग में क्या आना चाहिए? पीपल। हाँ वो तो होगी, हाँ काउंसिल मिनिस्टर तो होगी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आ जाएगा वो तो, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या होएगा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, कितनी डिबेट हुई है उन पे, तभी ये एक्ट पास हुए हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 6 साल तक मोदी गवर्नमेंट ने डिबेट की है उस पर,
लेबर नहीं, फार्मर यूनियन, फार्मर लॉज पे तो वही था कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया गया। अग्निवीर में भी वही कि फॉलो नहीं किया गया डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को, तभी प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, लेबर कोड्स को आप डाल सकते हो इसमें एग्जाम्पल। उसके बाद है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे जनता खुद डिसीजन लेती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे उसके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे उनके लिए डिसीजन लेते हैं, उनके बिहाफ पे उनके लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आई? तो एग्जांपल आ जाएगा स्विट्जरलैंड है इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम था एक प्रपोजल कि सभी को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है स्विस गवर्नमेंट हर किसी के अकाउंट में डाले। डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखो, दो तरह की डेमोक्रेसी होती हैं, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। तो इंडिया में जैसे है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अमेरिका में भी यही है, यूएसए यूके में भी यही है। तो इसमें क्या होता है? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमपी एमएलए। ठीक है डॉक्टर से अच्छी है मेरी राइटिंग डॉक्टर से अच्छी है मेरी राइटिंग। जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग सिर्फ केमिस्ट को समझ आती है, वैसे मेरी राइटिंग से मेरे स्टूडेंट्स को समझ आती है ठीक है तो ये मैक्सिमम बोर्ड वर्क है तो मैंने क्लास में की हाईएस्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? पीपल, ठीक है, लोग अपने क्या चुनते हैं? एमपी एमएलए, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है और ये एमपी एमएलए जो है लोगों के बिहाफ पे, यानी लोगों ने इनको पावर दी है, और लोगों के लिए, यानी लोगों ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है डिसीजन लेंगे। दे विल टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल मीन्स पीपल हैज इंटरेस्टेड पावर टू देम टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल मीन्स पीपल हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम देना कि हमारे वेलफेयर के लिए तुम्हें डिसीजन लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक कमर्शियल सरोगेसी इस देश में बैन होगी, ट्रिपल तलाक बैन होगा। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू जो है फाइन्स जो है बढ़ाए गए हैं फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। क्लियर, समझ आई? ये होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन पसंद नहीं आए, अगली बार आप रिप्लेस कर दोगे। तो यानी बेसिकली जनता जो है डिसीजन ले रही है इवेंचुअली, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। क्लियर? डायरेक्ट में क्या होगा? जनता खुद डिसीजन लेगी, इन रिप्रेजेंटेटिव्स पे बात छोड़ेगी ही नहीं। ठीक है, दैट इज हैपन थ्रू प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। ठीक है, तो उसमें जनता खुद डिसीजन लेगी। हाँ, वेरी गुड। पंचायती राज में ग्राम सभा डिसीजन लेती है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पीपल, और ग्राम सभा टेक्स डिसीजन, तो इट मीन्स देर इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, समझ आई? हाँ, अगर कम पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल। अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो आप स्विट्जरलैंड। वहां पे गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया कि बताओ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश में इंप्लीमेंट करे कि ना करे। तो वहां के लोग बोले नहीं करना, तो डिसीजन हो गया। समझे? क्लियर? तो देयर पीपल हैज टेकन द डिसीजन डायरेक्टली। हाँ, बताओ। देखो, दोनों सेम होते हैं। रेफरेंडम होता है किसी भी पॉलिसी मैटर पे, तो जैसे अब स्विट्जरलैंड ने यूबीआई पे पूछा तो वो क्या था? रेफरेंडम। प्लेबिसाइड होता है मैटर ऑफ टेरिटरी एक्सचेंज पे।
कि कोई टेरिटरी हमने गिव अप करनी है या टेक अवे करनी है, या आपको किसी और कंट्री का पार्ट बनना है या आज़ाद रहना है, ये सारे मैटर किस पर डिसाइड किए जाते हैं? प्लेबिसाइट। तो जम्मू कश्मीर में जब हम रेफरेंडम की बात करते हैं, एक्चुअल में वो क्या है? प्लेबिसाइट। ठीक है, क्लियर? हाँ, इफ इट इज रिलेटेड टू मैटर ऑफ टेरिटरी देन इट्स अ प्लेबिसाइट, इफ इट इज रिलेटेड फॉर अदर मैटर्स देन इट इज रेफरेंडम। हाँ हाँ, ब्रेग्जिट वो भी एग्जांपल किसका है? प्लेबिसाइट का, लेकिन हम वर्ड क्या यूज कर देते हैं? रेफरेंडम। सिक्किम में हुआ था कि वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और नॉट इन 1975, तो वो क्या था? प्लेबिसाइट। लेकिन हम वर्ड क्या जनरली यूज करते हैं, जर्नलिस्ट क्या यूज कर देते हैं? रेफरेंडम। हाँ, किस मैटर के लिए करेंगे? जूनागढ़ में क्या हुआ था? प्लेबिसाइट। क्लियर है? तुम्हारा जूनागढ़ ब्रिटेन से कम है क्या? हैं? हाँ, ठीक है। चलो, अपार्थेड केस स्टडी है, यूज इट एज एग्जाम्पल इन योर मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आ सकता है अपार्थेड। ठीक है, तो अपार्थेड वाज सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो उसमें वाइट्स को क्या माना जाता था? सुपीरियर रेस। जो ब्राउन्स हैं और जो ब्लैक्स हैं, दे वर कंसिडर्ड एज इंफीरियर रेस। ऑल द राइट्स, प्रिविलेजेस, पावर लाइज विद वाइट्स। उनकी अलग कॉलोनी होती थी, पोस्ट कॉलोनी। ब्लैक्स की झुग्गी झोपड़ी है। उनके अलग स्कूल होते थे, कॉन्वेंट स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल उनके हैं? सरकारी। चलो, जो उनके खुद के स्कूल होते थे जो कि काफ़ी लो क्वालिटी थे, ठीक है, उनके हाई 5 स्टार होटल्स, ठीक है, उनकी धर्मशालाएं, उनकी 5 स्टार हॉस्पिटल्स, उनके डिस्पेंसरीज अलग से। तो वो क्या था? सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेट कर दिया, वाइट अलग, ब्लैक अलग। उनके घरों में ड्रिंकिंग वाटर पाइप के थ्रू पहुंच रहा है, और ब्लैक्स में उनको कुएं से पानी लेके आना पड़ रहा है। उनका प्रॉपर सैनिटेशन सर्विस है। ब्लैक ओपन डेफेकेशन करते हैं। उनके गार्बेज कलेक्ट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी आती है। ब्लैक्स ओपन डंपिंग कर रहे हैं, खाली जहां पे जगह मिली वहां पर कचरा गिर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? समझ आई? तो ये क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेब्लिश किया? नहीं। करना चाहती तो कर भी सकती थी, कास्ट सिस्टम पे, अपर कास्ट के लिए अलग, लोअर कास्ट के लिए अलग, या रिलीजन पे, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर्स ने नहीं किया। समझे? उसके बाद नेल्सन मंडेला ने जो है ट्रेजन यानी गद्दारी या सेडिशन एक्सेट्रा, उसके लिए जो है ट्राइड हुए थे जब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को अपोज किया। काफ़ी जनरल है, ठीक है। और वहां से नेल्सन मंडेला का एक और एग्जांपल याद रखना। समटाइम्स पीपल से गांधीयन मेथड ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह डज नॉट वर्क। समटाइम्स पीपल से कि आज़ादी चरखे से या अहिंसा से नहीं मिली। उसको आप काउंटर कर सकते हो थ्रू गिविंग एग्जांपल ऑफ नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने भी नॉन वायलेंट सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। आंग काई सुई कुई का भी एग्जांपल दे सकते हो, म्यांमार में उन्होंने भी नॉन वायलेंट सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सो दिस एग्जांपल यू कैन कोट दैट दिस नॉन वायलेंट सत्याग्रह वर्क्स। क्लियर? समझे? चलो 40 तक कर लेते हैं, उसके बाद एक बार 10 मिनट का गैप दे देंगे आपको। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ
constitution. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. कि ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हाँ जनरल स्टेटमेंट है, ताकि डिफरेंट पीपल जो है आपस में रह सकें, है ना. तो सभी लोग किसको प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ना. कोई भी कम्युनिटी अपने आपको डेंजर फील करती है तो क्या बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि उससे उसको उसके जो है इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो रहे हैं. सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है. मुस्लिम भी यही बोलते हैं, लोअर कास्ट भी यही बोलती है, हिंदूज भी यही बोलते हैं, सिख भी यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं. लेबर भी यही बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही बोलते हैं. क्लियर, समझ आई. सो एवरीबडी हैज़ द ट्रस्ट ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स द, आप कह सकते हो कि दैट सिग्निफाइज द अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट सिग्निफाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली फ्रेम्ड. क्लियर. सभी स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की बात करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी पावर पे इंक्रोच करने की बात करती है तब सब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, एक्सेट्रा. नॉर्थ ईस्ट वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लगता है कि उनकी पावर पे इंक्रोच कर रही है. ये नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ इंडिया में आके कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेल करते हैं, उनको चिंकी चिंकी बोल के चिढ़ा देते हैं लोग, है ना. तो वो भी क्या बात करते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है ना. अभी वो नागालैंड के एक वो मंत्री हैं, उनकी भी स्पीच वायरल हो रही है कि हाउ दे फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया. तो वो किसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि सबको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है. क्लियर. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज पे बेस्ड है. उसके बाद इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ये तो सबसे पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि गवर्नमेंट ही वही स्टैब्लिश करती है. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है, बट वो सुप्रीम लॉ है. उसका प्राइम फंक्शन ही क्या है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना और रूल्स प्रिस्क्राइब करना कि वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी. तो ये स्टेटमेंट तो ब्लैटेंटली रॉन्ग है. इट इज सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी. लोगों के बीच में भी वो रिलेशनशिप डिटरमिन करती है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अमंग द पीपल क्या रिलेशन डिटरमिन करता है, वी आर इक्वल, nobody is superior, nobody is inferior, men and women are equal, upper caste lower caste equal. ठीक है. every religion is equal, every race is equal, सभी के equal rights हैं, equal voting rights, equal right to contest, equal right to profess any profession, occupation, etc. of your choice, equal right to move anywhere in this country, etc. है ना. दूसरा कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दिया गया है टू सर्टेन पीपल, like reservation, like minority rights, etc. ठीक है, समझ आई. इन कॉन्स्टिट्यूशन चाहता तो दूसरे तरीके से भी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता था, जैसे अपार्थाइड में था कि देयर वुड बी सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज, लेकिन नहीं किया. समझ आई. सो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द पीपल. और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी रिलेशनशिप डिटरमिन करता है. वो कैसे सिग्निफाई होता है, फंडामेंटल राइट से, कि स्टेट हैज नो पावर टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. डीपीएसपी से कि स्टेट विल वर्क फॉर योर वेलफेयर. क्लियर, समझ आई. फंडामेंटल ड्यूटी से भी यू हैव द आल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द नेशन. या फिर इलेक्शन से यू विल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे विल एक्ट ऑन योर बिहाफ फॉर योर वेलफेयर. क्लियर. उसके बाद आते हैं मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. 1928 में हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का. स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चैलेंजेस दिया था, है ना, कि ब्रिटिशर्स ने चैलेंज दिया था, क्योंकि इंडियंस जो है उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे कि हमें आज़ादी दो, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे. वो बोले कि तुम इंडियंस एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही नहीं सकते, तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज ही नहीं है टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारी उतनी हैसियत ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है तुम्हारे पास. Then Motilal Nehru report came in and they had drafted a constitution. और जितने प्रोविजंस थे उसमें वो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बने. ठीक है. दूसरा जो है 1941 में कराची रेजोल्यूशन हुआ था, जिससे जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसा होगा वो स्पेसिफाई किया गया था. ये गलत है. ये 1931 था. किसने चेयर किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल. भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 अगस्त 1931.
नहीं 23 मार्च 1931 है ना, जब ये सेशन हुआ तो जो गांधी जी भी आए थे तो उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे बाय सर्टेन यूथ कांग्रेस मेंबर्स। ठीक है, नहीं कराची में हुई। तो इसको चेयर किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज सेक्टर विल बी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम, हाँ ठीक है, समझ आई, क्लियर है। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक ब्लूप्रिंट, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स के पहले ही दिमाग में था। एक की आइडियाज की प्रिंसिपल्स उनके दिमाग में थे कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन आजाद भारत के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद विद रेफरेंस टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है वो असेंबली ने की थी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सही है स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1947 को अडॉप्ट हुआ था? नहीं। कब हुआ था? 49। कई बार बच्चे इस माइनर जो एग्जामिनर फैक्ट्स के साथ या फिगर्स के साथ प्ले कर देता है, नहीं देख पाते। हाँ ठीक है तो उस दिन ना नींद अच्छे से लेनी है एग्जामिनेशन वाले दिन ठीक है, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना। हाँ इसमें क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बट इलेक्टेड तो थे। नहीं नहीं, इलेक्टेड है तो इलेक्टेड, अगेन फॉलो द रूल। जनरल हमें देखना है ना कि एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थे, जनरल क्या है इलेक्टेड थे। ठीक है, समझ आई। तो फॉलो द जनरल ट्रेंड नॉट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को करोगे तो ओवर थिंक कर रहे हो, एक्सेप्शन को अगर फॉलो करने लग गए हो तो इसका मतलब यू आर ओवर थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन, उससे आंसर क्या आएगा? गलत। ठीक है, अगर इसमें लिख देते डायरेक्टली इलेक्टेड तब एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है? एक्सेप्शन। ठीक है, समझ आई। हाँ यहाँ पे वो पूछ रहे हैं डायरेक्टली बाय ऑल पीपल ऑफ इंडिया, नहीं। ऑल भी आ गया, वहां से भी आप इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीपल को रिप्रेजेंट कर रही थी, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। केयर सिंह केस हुआ था एक 1983 में, 84 या 85 में, 85 में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो लॉयर्स थे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और लोगों को दे देगी। यही है कि लोगों को बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यही कॉन्सेप्ट है। अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने तो चुना ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनवैलिड बॉडी। तो उसके बनाए हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इनवैलिड। तो इसलिए नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ जिसमें सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, फिर वो जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। समझ आई। तो उस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इंडायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देयर वर सम नॉमिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल फिक्शन है। लीगल फिक्शन, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, कि हम लॉ में इमेजिनेट कर रहे हैं, और कंक्लूसिव अजम्पशन है कि अज्यूम भी कर रहे हैं, और फाइनल है, कंक्लूसिव मतलब फाइनल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। चाहे फैक्चुअली वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो इन ट्रू सेंस, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों ने तो नहीं चुना उसको डायरेक्टली इलेक्शन से, वो सच भी है। ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको भी किसने चुना था? 8 या 10% पॉपुलेशन ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सभी को वोटिंग राइट थोड़ा ना दिया था। ओनली द रिच एंड एजुकेटेड हैज द राइट टू वोट।
तो बात तो ये सच है कि प्रोसेस अडोप्टेड टू इलेक्ट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स वाज नॉट inclusive as that required in any democratic constitution making. ये बात सच है. ये बात भी सच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे. वो नेशनल लीडर थे, मास लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे. वो लोगों को रिप्रेजेंट करते. अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन भी करवा लेते तब भी वही चुन के आते 100%. क्योंकि 1951 में जो फर्स्ट इलेक्शन में सेम लोग हाँ, सेम ही लोग आए. हाँ, इससे पता चलता पीपल का डिजायर वही था कि अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन करा देते तब भी वही आता. ठीक है. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट्स एन लीगल फिक्शन एंड कंक्लूसिव अजम्पशन दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर?